तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23, ठीक है, 23 अगस्त है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम था DFCCIL का, जो कि समाप्त हो गया है, ठीक है। तो आज से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जो कि 3 दिन चलना है, 23, 24 और 25 तारीख तक चलना है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आ पाया, पता नहीं क्यों। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग वीडियो बनाते हैं। फिर से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि DFCCIL का आप लोग को अगर आप लोग को सिलेबस नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें कि इसमें जीके का जो पोर्शन आता है वो आपका 15 नंबर का आता है, ठीक है। किसका पोर्शन आता है? जीके का 15 आता है। जीएस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो भी आपका 15 नंबर का आता है, यानी कि जीके जीएस को मिला दें तो टोटल 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो जो आपका DFCCIL और आपका रेलवे से जो प्रश्न आता है वो दोस्तों आपका 10 नंबर का प्रश्न आता है। साथ में आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी से यानी कि मैथ से बात करें तो 30 और रीजनिंग से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, यानी कि 30, 30, 7, 10, 40 आपका 100 नंबर का प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। उसमें से जीके, जीएस और DFCCIL रेलवे से जो संबंधित 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उनमें से अधिकतर सभी प्रश्न मिल गए। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है या जिनका एग्जाम कोई भी एग्जाम हो आने वाले दिनों में, जो कि जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपका है वो आपका कल का EPFO का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसमें हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा किया था। तो अगर आप उसको देखे होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर सही कर ले रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वर्तमान में बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में बात करेंगे तो 22 भाषा है, लेकिन जब आपका मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय मात्र आपका कितने भाषा थे? तो 14 भाषा था। ऐसा ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? तो आपका 12 अनुसूची है। उसमें से जो 8वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन दिया होगा अंग्रेजी का एक ऑप्शन दिया गया होगा। अंग्रेजी जो भाषा है वो आपका 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो आपका एक असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, इसके अलावा हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है। ये जो 14 भाषा है वो पहले से आपके भारतीय संविधान में मौजूद था, लेकिन जो आपके 8 भाषा है 14 के बाद, जैसे कि आपका सिंधी एक भाषा हुआ, वो दोस्तों आपको कब जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1967 में, आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय माध्यम से सिंधी जो आपका भाषा है वो जोड़ा गया था। एक 3 जो भाषा है आपका जो कोंकणी है, मणिपुरी है और आपका जो नेपाली है, वो जो भाषा है वो दोस्तों जोड़ा गया था आपका, वो बता दे तो आपका 1992 में आपका एक संशोधन हुआ था, जो कि 71वां संविधान संशोधन था। कौन था? 71वां था। उस समय आपका ये 3 भाषा जोड़ा गया था। इन 3 भाषा को याद रखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग खाते हैं नमक, ठीक है, नमक से याद रख लीजिएगा। न से दोस्तों आपका नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुर हो जाएगा, क से आपका क्या हो जाएगा? तो कोंकणी हो जाएगा। इसके अलावा जो 4 भाषाएं आप लास्ट में देख रहे हैं, जो लास्ट में जो 4 भाषा है जो जोड़ा गया था दोस्तों आपका 2003 में, जैसा कि डोंगरी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 2003 में आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इस तरह से रिलेट करके आपको सभी भाषाओं को याद रखना है। और दोस्तों आपको जो अंग्रेजी जो भाषा है वो आपका 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से आपका जो ऑप्शन में दिया गया होगा अंग्रेजी दिया होगा। साथ में एक आपका राजस्थानी की बात करेंगे, ये भी दोस्तों आपका क्या है? तो 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी और राजस्थानी का चर्चा हम लोग क्यों किए? तो आपको बता दें कि एक अवार्ड दिया जाता है संगीत साहित्य अकादमी अवार्ड, जिसमें दोस्तों आपका जो अवार्ड दिया जाता है वो साहित्य से संबंधित आपका अवार्ड है। तो ये जो आपका जो 8वीं अनुसूची का जो भाषा है, जो कि 22 भाषा है, उनमें लिखे गए नोवेल को दिया जाता है, उपन्यास को दिया जाता है, साथ में प्लस 2 और भाषाएं जैसे अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इस साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भाषाएं आपका क्या है? तो आपका 8वीं अनुसूची का भाषा नहीं है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कोप जो 27 हुआ था वो आपका किस देश में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो जो कोप जो 27 है फ्रेंड्स, वो आपका किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह आपका मिस्र में आयोजित हुआ है। मिस्र की जो राजधानी है शायद आपका काहिरा इसका राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा कोप की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, जो कि आपका 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच कोप देश मिस्र में आयोजित किया गया
गया था, ठीक है, जिसमें आपका विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्धों के कारण उपजे ऊर्जा संकट और उसने उसके वैज्ञानिक तथ्यों व चेतावनियों पर बात है जो कि किया गया था, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जो जनरल है उसका नियुक्ति आपको कौन करता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न आया था, आपको देखने को मिला था। अटॉर्नी जो जनरल है उसका नियुक्ति कौन करेगा, जो आपका भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो हिंदी में हम इसे महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी कौन होता है, तो मान लीजिए कि जैसे कि आपको कोई आप पर केस हो गया तो उसको लड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक आपको वकील को हायर कीजिएगा। उस प्रकार से मान लीजिए वकील को हायर कीजिएगा तो वो दोस्तों आपका महान्यायवादी हो जाएगा। उस प्रकार जो केंद्र में जो भी कुछ आपके आते हैं, दिक्कतें आती हैं, केसेस आती हैं केंद्र के अधीन, तो उसको लड़ने के लिए भी कोई ना वकील चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं, ठीक है। उसी को महान्यायवादी कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। देश में जितने भी कानून, देश में कितने भी केस होते हैं केंद्र के खिलाफ, उसका जो कानूनी सलाहकार होता है वो दोस्तों आपका महान्यायवादी होता है, ठीक है। महान्यायवादी क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। जैसा कि आपका कोई वकील होगा, जैसे आप पर कोई केस हो गया, आपके परिवार पर हो गया, तो उस तरह आप एक वकील को हायर कीजिएगा। उसी प्रकार से आपका देश में भी कोई आपका हो गया तो उस सरकार का वकील होता है, उसे महान्यायवादी कहते हैं। इसकी नियुक्ति आपका अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर करता है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। अब तक भारत में 16 नहीं, अब तक भारत में 16 महान्यायवादी है जो कि अब तक रह चुके हैं, ठीक है। 16 महान्यायवादी क्या है, अब तक रह चुके हैं। जो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं आर वेंकट जी हैं, जो कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। इससे पहले आपका के वेणुगोपाल आपके क्या थे, 15वें अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में नहीं पूछा गया था, पूछा गया था ये क्या है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है, ये आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व। एक ऑप्शन और कुछ दिया गया होगा, उसका आइडिया मुझे नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जीवन जीने का जो अधिकार है वो आपका क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहें तो मौलिक अधिकार भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप कहिएगा अनुच्छेद 21 में है, यानी कि 21 में है। 21 क्या कहता है, तो कहता है कि आपका किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, किसी भी व्यक्ति को क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित है जो कि आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद कहता है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं हम लोग, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, 6 है। जब संविधान आपका बना था तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। 6 मौलिक अधिकार में एक शायद आपका समानता का अधिकार है, 14 से 18 अनुच्छेद तक है। एक आपका 1922 से में है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 है जो कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 25 से 28 की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है, 29 और 30 करेंगे तो अल्पसंख्यक एवं शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद 30 में है। आपका एक 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे कि संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछें तो दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो आपका किस कारण होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। और बात करें कि किस महीने में होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर माह में आपका जो वर्षा है वो होता है। इस दौरान जो थल पर जो तापमान होता है अधिक हो जाता है, अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है, इसलिए हवाएं जो होती है जल से थल की ओर चलती है। यह नाम वायु भारत में मानसून का कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ईस्ट्यूरीज यानी कि जो मुहाना है वो आपका कौन सी नदी बनाती है, जैसे कि ऑप्शन में गंगा दिया गया था, यमुना दिया गया था, महानदी दिया गया था, एक ऑप्शन आपका नर्मदा का दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है वो आपका डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है, ठीक है। इसके अलावा मुहाना बनाने वाली और नदियां हैं, जैसे कि तापी नदी हो गया, साबरमती नदियां हो गया, ये सभी नदियां क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। बाकी जो नदियां बच जाती है जैसे कि गंगा यमुना हो गया, वो आपका क्या बनाएगी, तो मुहाना के बजाय डेल्टा बनाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नर्मदा और जो तापी नदी है वो दोस्तों आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली ये 2 नदियां हैं। बाकी जो नदियां होती हैं वो आपका पूरब की ओर बहता है, लेकिन नर्मदा और तापी जो नदी है वो आपका पश्चिम की ओर बहता है और अरब सागर में जाके गिर जाता है। इसके अलावा साबरमती की नदी की बात करेंगे तो साबरमती के विषय में हम लोगों ने कल की जो
EF नहीं, कल का जो आपका APYQ का जो क्लास हुआ था लेक्चर नंबर 10, उसमें जाकर देख लीजिएगा। साबरमती के नदी के तट पर एक दोस्तों आपका ऐतिहासिक स्मारक बसा हुआ है, जो स्मारक का नाम है रानी का बाव। ठीक है, क्या नाम है? रानी का बाव नाम है, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। किस नदी पर किनारे है? तो साबरमती के किनारे है। ठीक है, रानी की बाव का चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जब आपके पास 100 रुपया का नोट होगा, नया वाला जो नोट होगा, उसके पीछे देखिएगा तो रानी के बाव का ही चित्रण है जो कि उस पर किया गया होगा। जिस प्रकार 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्रण किया गया है, उस प्रकार नया वाला जो नोट है 100 रुपये का, उसके पीछे आपका रानी का बाव का ही चित्रण किया गया है। अगर आप लोग के पास है तो निकाल कर आप लोग देख भी सकते हैं कि रानी का जो बाव है वो क्या है। ठीक है, ये एक आपका सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हंगरी फॉर जो कार्गो है वो मोटो किसका है, तो ये मोटो दोस्तों आपका किसका है, तो ये दोस्तों आपका भारतीय रेलवे का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि SLR है, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, तो SLR का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसे हिंदी में हम लोग संवैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ये अनुपात होता क्या है? जैसा कि आपको एक अनुपात दिख रहा है, तो SLR जो होता है, जैसा कि मान लीजिए भारत में दो तरह के बैंक होते हैं। एक बैंक आपका RBI है, जो कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एक बैंक आपका वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों में बात करें, जितने भी आपके भारत में बैंक देखते हैं, मान लीजिए SBI हो गया, PNB हो गया, ठीक है, इसके अलावा बंधन बैंक हो गया, जितने भी बैंक होते हैं वो ज़्यादातर आपके वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो SLR होता क्या है, तो देखिए RBI कह देगा कि जब आपके RBI क्या कहेगा, इन सभी बैंकों को कहेगा कि मान लीजिए कि SBI के पास 100 रुपया अगर आप जमा आता है, एक जमा होता है, तो 100 रुपये में से RBI कह देगा कि एक न्यूनतम अनुपात मान लीजिए कि 20%, यानी कि जो 20 रुपया है वो तुम SLR के रूप में रख लो। ठीक है, SLR जो होता है बैंक खुद के पास ही रखता है। ठीक है, तो 20% कह देगा कि 20% तुम SLR के रूप में रख लो। 20% जो होगा कैश भी रख सकता है, या तुम सोना चांदी रख लो, या बैंक का अपना मकान गिरवी रख दो, लेकिन हाँ SLR 20% तुम रख दो। इसके बाद जो 80 रुपये है उससे जो तुमको करना है वो तुम करना। ठीक है, लेकिन 20% जो रखाएगा बैंक के पास ही वो आपका SLR हो जाएगा। एक आपका होता है CRR। ठीक है, CRR होता है वो आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये क्या होता है, तो ये भी दोस्तों RBI क्या कहता है, ये इन सभी बैंकों को कहेगा कि जो 100 रुपया जो तुम्हारे पास आया है उसका जो 20% है तुम अपने पास नहीं रखो, वो कहाँ रखो, वो RBI के मेरे पास रखो, यानी कि RBI के पास रखो। तो ये जो 20% होगा वो सिर्फ कैश के रूप में रखना होगा, जैसा कि फुल फॉर्म में आपको कैश लिखा हुआ है। तो 100 रुपये में से 20 रुपये क्या करना है, तुमको मेरे पास रखना है, यानी कि RBI के पास रखना है। वो दोस्तों आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक होता है RRR, यानी कि रिजर्व कैश रिजर्व, एक होता है रिजर्व रेशियो कुछ होता है। ठीक है, एक होता है बैंक रेट, इसको हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका कि जो संविधान है वो आपका कब पारित हुआ था। ठीक है, पारित पूछा गया होगा। तो संविधान जो पारित है फ्रेंड्स, आपका संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो आपका 26 नवंबर और 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन अगर आपसे पारित पूछा गया होगा, यानी कि लागू कब से हुआ था, ठीक है, तो देख लीजिएगा पारित बनकर तैयार हो गया था 1949 को, लागू हुआ था फ्रेंड्स आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस है जो कि मनाते हैं। तो ये प्रश्न आपका एक पूछा गया था कि संविधान है जो कि आपका कब पारित है जो कि हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा गया था कि जून 2023 में, ठीक है, जून 2023 में विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस स्टेट या यूटी में बना है। तो आपको बता दें ये आपका जम्मू कश्मीर में बना है, चिनाब नदी पर किनारे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बना है, ये आपका रेलवे पुल है जो कि सबसे ऊंचा बना है, एफिल टावर से भी 3-4 मीटर जो ऊंचा है आपका है, तो ये आपका चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जीके जीएस से अभी तक इतना ही प्रश्न जीके से मिला है, बाकी जीएस से देख लेते हैं। तो जीएस से पूछा गया है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में जो करंट होता है, करंट पर क्या इफेक्ट होता है, तो इंक्रीजेस हैवली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें 2 प्रकार का वायर आपका होता है, एक आपका लीव वायर होता है, एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया कि जो माइपिया होता है उसको करेक्ट जो कि ठीक किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का लेंस पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर
आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों आपका अवतल लेंस का उपयोग करके इसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा निकट से संबंधी आंख में छवि रेटिना के सामने बनता है, इसलिए छवि को रेटिना पर स्थानांतरित करने के लिए अपसारी लेंस का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फोकस जो लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होगा, तो इसका राइट आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो समतल जो दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो दोस्तों आपका अनंत होता है, क्योंकि समतल दर्पण से जो परावर्तन के मिलने के बाद जो समांतर किरणें होती है पुनः अनंत पर ही मिलती है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इन्फिनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जेनस है वो बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कि किस फैमिली से आपका ये बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, ये जो जेनस है इज ए taxonomic category ranking used to biological classification that is below the family and the above species exhibiting similar characteristic कंप्राइज अ जेनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेंडली ने आवर्त सारणी जो दिया था, मेंडली का जो आवर्त सारणी था उसमें कितने रासायनिक तत्व थे, कितने तत्व थे, तो इसका राइट आंसर 63 हो जाएगा। जो मेंडली जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो आपका 1869 में दिया था। महात्मा गांधी के जन्म भी इसी वर्ष हुआ था। इसी समय मेंडली का जो पीरियोडिक टेबल है आपका प्रकाशित हुआ था, जिसमें कितना 63 तत्व आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इमेज इज प्लेन मिरर इज ऑलवेज क्या होगा, तो आभासी और सीधा समतल होगा। ठीक है, दर्पण हमेशा एक छवि बनाता है जो कि आभासी, सीधा, पार्श्व रूप से उल्टी और वस्तु के समान आकार का होता है। इसके अलावा दर्पण से छवि की जो दूरी होती है हमेशा दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला आपका PbSO4 होता है, तो इसका राइट आंसर PbSO4 हो जाएगा। इसके अलावा लेड सल्फेट होता क्या है, तो एक सफेद ठोस है जो कि प्रकृति में क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है, पानी में नहीं घुलता है। जब पानी में इसको डाला जाएगा तो घनत्व जो कि पानी से क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लेड के बंधन में 2 सकारात्मक आयन होता है और 2 नकारात्मक आयन भी मौजूद होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो शीशा होता है सकारात्मक 2 आयन प्रदर्शित करता है, जो बताता है कि सबसे बाहरी जो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन संक्रमण के बाद धातुओं की यौगिक में असंबंध रहते हैं, क्योंकि जब s इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था विशेषता ऑक्सीकरण अवस्था से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो आपका कौन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग कहते हैं शाकाहारी भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो जो हार्बियस होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, हार्बियस यानी कि शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके अलावा कुछ शाकाहारी कीटों को देखें, कीट को, तो कीट में आपका टीडे हो जाएगा, एफिडस हो जाएगा। लेकिन शाकाहारी पक्षी को देखें तो तोता आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्तनधारी स्थलीय परिस्थिति तंत्र को देखें तो भेड़ हो जाएगा, मवेशी हो जाएगा, बकरी, गधा, ये सब हो जाएगा। लेकिन जलीय में बात करेंगे तो मोलास्का इसका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि DFCCIL में कौन सा देश है जो कि भारत को हेल्प कर रहा है, तो जापान इसका आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया 2022-23 में कितने जो टन है आपका वस्तु है जो कि मालगाड़ी के द्वारा धोया गया है, तो 122.2 मिलियन टन इसको धोया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022-23 में कितने किलोमीटर लाइन है जो कि इलेक्ट्रिक हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1973 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22-23 के दौरान इतना किलोमीटर को क्या किया गया है, विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि DFCCIL को किस कंपनी अधिनियम में लाया गया था, तो ये आपका अधिनियम 1956 वाला था, तो राइट आंसर आपका 1956 हो जाएगा। इसके अलावा 1956 के तहत 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और DFCCIL का जो फुल फॉर्म होता है इसको भी याद रख लीजिएगा। आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका इसका फुल फॉर्म है जो कि मालूम रहना चाहिए। बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उसका जो फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसका जो एकमात्र ग्राहक है वो दोस्तों आपका कौन है, तो भारतीय रेलवे है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित होता है, इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। 1956 का अधिनियम से संबंधित आपका DFCCIL है। तो कल भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था जो कि इसी PDF में अभी तक है, वो है आपका भारत की संसद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ये भी अधिनियम 1956 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत आपका कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसको भी याद रख लीजिएगा, हो सके तो पूछ दिया जाए, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक रीजनिंग का प्रश्न मिल रहा है, से रीजनिंग का प्रश्न तो मिला नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। ये पूछा गया था कि ए के बाद आपका ए के बाद आपका ई आता है, तो आई के बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसको आराम से भी बना सकते हैं, ABCD से लिख कर इसे भी बना सकते हैं। तो ए के बाद कितना वर्ड के बाद आपका ई आता है, तो 3 वर्ड के बाद आता है। तो आई के बाद J के L के बाद आपका आएगा M, तो M इसका आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। बाकी रीजनिंग से बात करेंगे तो सिंपल थी, 6 से 7 प्रश्न आपका मोस्टली सिंपल पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न आया था, 5 आपका सीटिंग अरेंजमेंट से था, दाएं बाएं ऊपर नीचे करके था, 4 प्रश्न आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से था। ठीक है, तो ये से 5 से 6 प्रश्न आपका इन्हीं सब टॉपिक से देखा गया था। बाकी और भी प्रश्न जैसे जैसे मिलेंगे हम आपको PDF में शामिल कर देंगे। PDF की जैसे आपको बता दिए कि टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर अगर नहीं मिलता है तो आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपका है 9973741666 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी संपर्क करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपना जो डेट है एग्जाम का और शिफ्ट जरूर से जरूर बताइएगा, तो आपको इस पर PDF जो कि दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिनका DFCCIL का एग्जाम है उन तक की एनालिसिस है जो कि पहुंच जाए। बाकी इससे जुड़े आप जो भी अपडेट पाना चाहते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ पर एक घंटा दिखेगा, घंटा को क्या कीजिएगा उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपको जो DFCCIL से जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।